और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बद्रीनाथ से आ रही बड़ी खबर की। यहां पर मास्टर प्लान के काम में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बद्रीनाथ धाम में देर शाम अचानक एक मकान टूटकर बर्बाद हो गया। अलकनंदा नदी के सौंदर्यीकरण का काम यहां पर चल रहा है, जिससे मकान खतरे की जद में आ गया और टूटकर धराशायी हो गया, ध्वस्त हो गया। ऋषि गंगा के पास बना ये मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। लोगों का ये कहना है कि काम लापरवाही से हो रहा है, जिससे पुराने घरों को लगातार खतरा बना हुआ है। तो देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी वजह से खतरे की जद में ये मकान आ गया और अचानक टूटकर भरभरा कर गिर गया। आगे बढ़ते हैं जोशीमठ से खबर, जहां पर पंगनो गांव में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से गांव में खतरा और बढ़ गया है। सोमवार को एक बड़ा मकान टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि उस दौरान बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गांव में अभी भी खतरा बना हुआ है। पिछले 1 साल से लगातार गांव के ऊपर भूस्खलन हो रहा है और अब मानसून की बरसात बीत जाने के बाद भी लगातार भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पंगनो गांव पर भूस्खलन से काफी खतरा बढ़ गया है। सोमवार को एक घर वहां पर गिर गया। कई मकानों पर खतरा अभी भी बना हुआ है। खतरे की जद में वहां पर कई मकान आ गए हैं। ये 2 तस्वीरें जोशीमठ के हालातों को बयां करती हैं, जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक 2 कमरे के गौशाले पे रह रहा हूँ, जबकि मेरे परिवार में 11 सदस्य हैं और हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अपनी मदद की गुहार लगा रहे हैं कि हमारी कोई मदद की जाए। और हम लोग यहाँ पे काफ़ी परेशान हैं और साथ में मेरा पूरा गांव भी यहाँ पे काफ़ी परेशान है। हम सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जोशीमठ आपदा को लेकर दर्जन भर से ज्यादा एजेंसियों ने रिसर्च की, लेकिन 18 महीने के बाद भी इसकी जानकारी देने को कोई तैयार नहीं है। प्रभावितों का विस्थापन नहीं हो पाया तो मुआवजे का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। कांग्रेस सरकार पर जोशीमठ की उपेक्षा का आरोप लगा रही है। सोमवार को भरभराकर गिरा यह मकान जोशीमठ का है। ये इस बात का सबूत है कि जोशीमठ में 18 महीने पहले शुरू हुआ भूधसाव अभी भी जारी है। वाडिया और IIT रुड़की समेत दर्जन भर नामी गिरामी वैज्ञानिक संस्थाओं ने यहाँ की स्टडी की, लेकिन स्टडी में निकला क्या, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। 481 बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित किया गया, लेकिन 165 बिल्डिंग का ही अभी तक मुआवजा दिया जा सका है। मॉनसून गया और अब ठंडक भी दस्तक देने वाली है। अधिकारियों ने पूरे मसले पर चुप्पी साध ली है। सरकार द्वारा जो भी वहाँ की क्षतिपूर्ति है उसके सारे एस्टिमेट बनाकर भारत सरकार को भेज दिए गए हैं। हर विभाग का, चाहे सिंचाई विभाग है, PWD विभाग है, उन्होंने अपने आंगन शासन को भेजे हुए हैं। तो विस्थापन का जो एरिया है उसके चयनित होते वो उन सबको विस्थापन की श्रेणी में लाया जाएगा। इसका मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस संदर्भ में अधिकारियों की बैठक भी ले ली है। वो स्थान चयनित भी हो चुके हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार जोशीमठ के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। केवल 150 लोगों को थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता देके इन्होंने खानापूर्ति कर ली है। एक्सपर्ट्स जाके क्या कर रहे, कमेटीज जाके क्या करी, कोई रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत नहीं की, न ही वो विधानसभा में उस विषय में कोई बातचीत हुई। तो ये बड़ा दुखद पहलू है। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी ने हिंदू धर्म की आस्था के इतने बड़े केंद्र को, जहां खुद नरसिंह भगवान जी निवास करते हैं, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली है, उनका वहां मठ भी है, उस जगह की ये बुरी दशा बीजेपी की सरकार में हो गई है। ये समस्या पर है। जोशीमठ में भूधसाव के साथ मकानों के ढहने का सिलसिला जारी है। कई हफ्तों तक जोशीमठ में पूरे तामझाम के साथ डेरा डाले बैठी रही वैज्ञानिक एजेंसियां भी कहीं गायब हो गईं। जोशीमठ में ना तो विस्थापन हो पाया और ना ही फैब्रिकेटेड हट अस्तित्व में आ पाए, और ना ही ये बताया गया कि जोशीमठ में भूधसाव हुआ तो क्यों हुआ। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल जिला अस्पताल की जमीन पर कब्जा हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही है। 2 दिन में 25 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। कल प्रशासन को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करनी है। हालांकि 250 कर्मचारी और 3 JCB से हो रही कार्रवाई
और भी 2 दिनों तक चल सकती है। मकानों को सुरक्षा के साथ हटाया जा रहा है ताकि ऊपर वाले मकानों को खतरा न बन सके। हालांकि कुछ लोगों ने कार्रवाई से पहले ही अपने सामान हटा लिए थे, जबकि कई लोगों ने सामान नहीं हटाया था और कार्रवाई का विरोध किया है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जिस तरह से कार्रवाई की गई है, ध्वस्तीकरण तेजी से हुआ है, जो मकान हैं उनको तोड़ा गया है, जो अतिक्रमणकारी हैं उनको यहां से हटाया गया है। जिस तरह से अब कल हाईकोर्ट में सरकार को अपना पक्ष रखना है, डीएम को अपनी रिपोर्ट देनी है, ये कहा जा सकता है कि ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है ये लगातार जारी है। मकानों को हटाया जा रहा है, इसी तरीके से जेसीबी मशीनों को लगाया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि 2 दिन इस कार्रवाई में और लग सकते हैं और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो 2 दिन में पूरा करने का लक्ष्य प्रशासन की ओर से भी रखा गया है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और यहां पर सीएम धामी ने पहला रोड शो किया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए और उसके बाद मध्य प्रदेश के खुरई में जनसभा को संबोधित किया गया। साथ ही उन्होंने बीना में भी जनसभा को संबोधित किया है। सीएम धामी ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की जमकर तारीफ की और कहा, शिवराज सिंह चौहान के राज में मध्य प्रदेश का विकास हुआ है और आगे भी विकास के लिए बीजेपी सरकार की ही जरूरत है। सीएम धामी ने कहा कि शिवराज ही लोगों के असली मामा है। मैंने कहा असली मामा कोई है तो असली मामा हमारे शिवराज जी हैं, जिन्होंने भांजियों के लिए, भांजों के लिए और बहनों के लिए लाडली योजना हो, कन्याधन योजना हो, तमाम योजनाएं उन्होंने चालू की हैं। सच में ये मामा के समान है, क्योंकि उन्होंने अपने भांजे भांजियों के भविष्य को सुधारने के लिए जितना काम किया है उतना काम एक मामा ही अपने भांजे भांजियों के लिए कर सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य प्रदेश के सागर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सीएम 20 सितंबर को राजस्थान में 4 विधानसभाओं में भी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले धामी सरकार के 24 विधायक राजस्थान का दौरा कर लौट चुके हैं। इन विधायकों ने वहां के सियासी माहौल की रिपोर्ट भी सबमिट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से बीजेपी सेवा पखवाड़ा के तौर पर इसे मना रही है और इसी कड़ी में देहरादून बीजेपी ऑफिस में मंगलवार से पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन सफर पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पीएम मोदी का जीवन बेहद सरल रहा है और वो जन नेता हैं। उनके राजनीतिक यात्रा से लेकर जीवन सफर तक को जनता को बताना जरूरी है और इसलिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जबरदस्त उत्साह है। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया। रितु खंडूरी ने कहा कि सरकार की ओर से महिलाओं के लिए उठाया गया एक कदम क्रांतिकारी कदम है और इससे महिलाओं को नेतृत्व करने का बेहतर मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इस तरह का निर्णय भारतवर्ष के लिए लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अल्मोड़ा के द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के मामले को लेकर सियासत हो रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि वो हैदराबाद से लौटे हैं, अब विधायक और डायरेक्टर से बात करेंगे कि आखिर विवाद क्यों हुआ, तभी आगे कुछ कहा जाएगा। वहीं सीनियर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में अफसर विधायकों का सम्मान नहीं करते और विशेषाधिकार हनन करते हैं। और आचरण को लेकर शिकायत एक आम आदमी से भी हो सकती है, मंत्री से भी हो सकती है, विधायक से भी हो सकती है। प्रकरण को पूरी तरीके से जांच पर रखने के बाद मैं, क्योंकि विधायक जी से भी बात करूंगा, मैं डायरेक्टर से भी बात करूंगा, लेकिन आचरण सभी का ठीक होना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं। बीजेपी को तो ये बोलने का अधिकार ही नहीं है। अगर विधायकों का इस तरीके से विशेषाधिकार हनन होगा तो ये परिस्थितियां बनती है कि विरोध में जो है हमने विशेषाधिकार हनन लाया था, 4 विधायक हम गए थे और हमारा विशेषाधिकार हनन हुआ था, कि जिसमें इस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो जाए कि अधिकारियों में और विधायिका में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाए।
बद्रीनाथ धाम से मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शौर्य यात्रा का आगाज हो गया। पूरे उत्तराखंड में इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है। धाम में सुबह विशेष पूजा अर्चना और हवन के साथ यात्रा की शुरुआत हुई है। तो वहीं जोशीमठ में रैली निकाली गई। साथ ही चमोली ने नंदप्रयाग में भव्य गंगा आरती का आयोजन भी इस यात्रा के दौरान किया गया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के स्थापना में अलकनंदा नदी का जल ले जाना है। साथ ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में पावन जल चढ़ता है। इसके अलावा उत्तराखंड में फैल रहे नशे पर रोक लगाना तथा हिंदू धर्म को जीवित रखना भी है। अरे यार वो तो कार्यक्रम स्थल बहुत केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों की भूख हड़ताल जारी है और जिला प्रशासन तीर्थ पुरोहितों को समझाने में पूरी तरह नाकाम रहा है। तीर्थ पुरोहित अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। वहीं तीर्थ पुरोहितों ने जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप लगाया है। प्रदर्शन कर रहे तीर्थ पुरोहितों का ये कहना है कि 2013 की आपदा में उनके घर वॉश आउट हो गए थे और हमारे सामने रोजी रोटी का संकट आ गया था। आज हम श्री केदारनाथ में 2013 से वॉश आउट हुए। सरकार ने बिना हमसे संज्ञान में लिए हुए हमारी भूमि को अधिकृत कर लिया है और हमको दर दर के ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर दिया है। हम परेशान हैं, बेरोजगार हैं, हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश अठाणी को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें उनकी जिला पंचायत सदस्यता को सरकार ने खत्म कर दिया था। जिला पंचायत अध्यक्ष पर आरोप था कि उन्होंने साल 2014 से 2019 तक बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष रहते पद का दुरुपयोग किया और अनियमितताएं की थी। नए चुनाव के बाद हरीश अठाणी सदस्य के तौर पर चुने गए थे। पूर्व में अनियमितताओं पर सरकार ने हरीश अठाणी की मई 2023 को सदस्यता समाप्त कर दी थी। इस आदेश को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। तो आगे भी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। पौड़ी पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और 3 तस्करों के खिलाफ संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रामनगर के डिकुली में इंदिरा नगर निवासी विजय चौधरी का शव मिला है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, जबकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कोटद्वार में कालागढ़ बस सेवा बहाल करने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर 20 सितंबर को बंद और चक्का जाम का आह्वान कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति ने किया। कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट द्वारा की गई अभद्रता के चलते टिहरी में भाजयुमों ने मदन सिंह बिष्ट का पुतला दहन किया है। बागेश्वर में कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का पुतला फूंका गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मदन सिंह बिष्ट पर इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के साथ अभद्रता का आरोप लगाया। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव आर राजेश हल्द्वानी पहुंचे, जहां सुशीला तिवारी और बेस अस्पतालों के डेंगू वार्ड में मरीजों से बातचीत की। कोटद्वार में माला नदी पर बने पुल के टूटने की विजिलेंस जांच की मांग की जा रही है। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने मुख्यमंत्री से पुल की विजिलेंस जांच कराने की मांग की। जोशीमठ के युवाओं में बढ़ते नशे को देखते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकाली और लोगों को जागरूक किया। देहरादून बीजेपी ऑफिस में मंगलवार से पीएम मोदी के जीवन सफर पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। ऋषिकेश में गणेश उत्सव की धूम है। पांडालों में गणपति विराजमान हुए, सैलानी भी पांडालों में आ रहे हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें। देहरादून के डीएवी कॉलेज में एडमिशन के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस बार कॉलेज में सीयूटी यानी कि कट ऑफ की जो लिस्ट है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट के जरिए एडमिशन होना था, लेकिन 26 स्टूडेंट्स ने एडमिशन फॉर्म में कट के नंबर बढ़ाकर लिख दिए और फर्जी स्कोर के जरिए आपको बताएं कि एडमिशन पाने की कोशिश की है। हैरानी की बात यह है कि इनका एडमिशन कॉलेज में हो भी गया। हालांकि बाद में इन 26 स्टूडेंट्स का पता चला है, जिसके बाद इन्हें अब कॉलेज से हटाया जा रहा है। इनका एडमिशन रद्द किया जा रहा है।
साथ ही कानूनी कार्रवाई की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि कट के तहत नंबर बढ़ाकर यहां पर लिख दिए गए। कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट के जरिए इसमें एडमिशन होना था। तो हमने जितने भी बच्चों के एडमिशन हुए BA BSc BCom में सबका हमने स्कैनिंग कराई CVT स्कोर कार्ड की। उसमें से 26 बच्चे पाए गए कि जिसमें डाउट हुआ कि ये एडमिशन जो है ठीक नहीं है। उनको पूरा मौका हम दे चुके हैं, पूरा चांस हम उनको दे चुके हैं। एक अब निश्चित समय के बाद उनके एडमिशंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। किस तरीके हल्द्वानी में पुलिस ने 2 ऐसे शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया जो फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से मोतियों की माला बनाने के नाम पर इन्वेस्टमेंट कराते थे। कई लोग इनके झांसे में भी आ गए, लेकिन लोगों की हकीकत का जब इन्हें पता चला, जब धन लक्ष्मी नाम से कंपनी बनाने वाले तीनों मालिक फरार हो गए। पुलिस में मामला दर्ज कर दिया गया है। 2 ठगों को गाजियाबाद से गिरफ्तार भी किया गया। लोगों द्वारा एक कंपनी खोली गई और उसमें ये जो पब्लिक के लोग थे उनसे पैसा निवेश करवा रहे थे और उन लोग पब्लिक के लोगों का जो है कि जो मोतियों की माला है उसके बिजनेस के नाम पे इन लोगों ने उनसे निवेश करवाया। इनको कहा कि आप लोगों को इसमें बहुत सारा लाभांश मिलेगा, लेकिन अचानक से इन लोगों ने एक दिन कंपनी बंद की और जो लोगों का पैसे का जो निवेश किया गया था वो भी, और उसके अलावा जो सामान वहाँ पर था ऑफिस खोलने के लिए जो बाकी लोगों ने इनको दिया था वो भी लेके फरार हो गए। हरिद्वार पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह चलाने वाले 6 आरोपियों को भी दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने प्रयागराज निवासी 2 नाबालिग लड़कियों को भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले 2 नाबालिग बहनें प्रयागराज से भागकर दिल्ली पहुंची थी। यहां पर गिरोह के सरगना आलोक ने दोनों को नौकरी दिलाने का झांसा दिया, फिर दोनों को हरिद्वार में लाकर एक घर में कैद कर लिया। दोनों को बेचने की योजना तैयार की गई थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आलोक के 5 और साथियों को गिरफ्तार किया है, जबकि उसकी पत्नी पूजा फरार हो गई। ये जो पुलिस के पास संज्ञान में ये आया था कि टिबड़ी के पास एक मकान में इस तरीके से एक गतिविधि हो रही है जिसमें शादी के नाम पर लोगों को संपर्क किया जा रहा है और ये 2 लड़कियों को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। जब ASTU की टीम को ये बात पता लगी, उन्होंने अपने प्रभारी के साथ मौके पर छापा मार के 2 जो लड़कियां थी उनको, वो हालांकि नाबालिग हैं, उनको सकुशल वहाँ से छुड़ाया गया। तब उनसे पता किया तो वो 19 तारीख को इलाहाबाद से उनकी गुमशुदगी लिखी गई है। वो यहाँ से दिल्ली गई थी, दिल्ली में इनके संपर्क में आ गई। जो मुख्य अभियुक्त है वो इसको हरिद्वार में लेके आया था इन लोगों को, और यहाँ से इनको आगे को सेल करने का प्रयास किया जा रहा था। उत्तराखंड में डेंगू के प्रकोप के साथ अब स्क्रब टाइफस के मामले भी सामने आने लगे हैं। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में स्क्रब टाइफस के मरीज सामने आने लगे हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में स्क्रब टाइफस जैसे लक्षण लेकर 150 से ज्यादा मरीज सितंबर महीने में पहुंच चुके हैं और 30 मरीजों में स्क्रब टाइफस की पुष्टि भी हुई है। तो ये देखने में आ रहा है कि जो है कुछ डेंगू की तरह सिम्टम लेके आ रहा है पेशेंट, उनका जो स्क्रब टाइफस की टेस्ट करने पर जो है पॉजिटिव मिल रहा है। जैसा कि देखा गया है कि सितंबर के महीने में कम से कम 144 केसेस जो है हमने टेस्ट कराया था, उसमें से कम 30 पेशेंट पॉजिटिव निकले और सिम्टम जो है करीबन जो है डेंगू से मिलता जुलता सिम्टम है। डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता पहले से ही बढ़ा के रखी है, लेकिन इस सब के बीच कुमाऊं में स्क्रब टाइफस के मामले भी सामने आने लगे हैं। अकेले अगर हम सुशीला तिवारी अस्पताल की बात करें तो यहां पर सितंबर महीने में 30 से ज्यादा ऐसे मरीज भर्ती हुए जिनमें स्क्रब टाइफस की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों के सामने चुनौती इस बात की है कि मरीज में स्क्रब टाइफस और डेंगू के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। ऐसे में ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरुआती तौर पर कि ये स्क्रब टाइफस का मरीज है या फिर डेंगू का मरीज है। ये तभी कंफर्म हो पा रहा है जब इसके टेस्ट किए जा रहे हैं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। आगे बढ़ते हैं। राजधानी में दिनों दिन बढ़ रहे डेंगू के मामले को कंट्रोल करने के लिए अब नगर निगम ने नई तरकीब अपनाई है। घरों में डेंगू का लार्वा मिलने पर 1000 से 5000 रुपए तक का चालान किया जाएगा। साथ ही यदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में डेंगू का लार्वा मिलता है तो 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का चालान किया जाएगा। आपको बता दें कि देहरादून में डेंगू के 800 से ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं। 13 मरीज अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ऐसे में राजधानी के जिन घरों में डेंगू का लार्वा मिलेगा अब उन पर कार्रवाई की जाएगी।
यदि रेसिडेंशियल एरिया में पाया जाता है, घरों में पाया जाता है, तो 1000 से लेकर 5000 तक का चालान किया जाएगा। भुगतान न करने पे आरसी की कार्रवाई पेनल्टी के साथ, फर्दर पेनल्टी के साथ करी जाएगी। और इसी प्रकार से जो हमारे व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उसमें 10,000 से लेकर 1 लाख तक का चालान किया जाएगा यदि पानी रुका हुआ पाया जाता है अथवा उसमें लार्वा पाया जाता है। तो रामनगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक डॉग सड़क किनारे से गुजर रहा होता है, तभी झाड़ी से गुलदार निकलता है और उस पर झपटने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता भी तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है और साफ बचकर निकल जाता है और गुलदार हाथ मलते हुए वापस झाड़ियों में घुस जाता है। ये वीडियो तेलीपुरा के पास काशीपुर रोड के हाईवे का बताया गया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लापता 5000 बच्चों की तलाश के लिए पुलिस ने एक बार फिर से कमर कस ली है और पुलिस ने एक बार फिर से ऑपरेशन स्माइल चलाने का प्लान बनाया है। ऑपरेशन स्माइल के तहत सघन अभियान चलाया जाएगा जिसमें इन लापता 5000 बच्चों को ढूंढने का काम किया जाएगा। राज्य गठन के बाद 23 सालों में बच्चों के लापता होने की 37,000 रिपोर्ट पुलिस के पास लिखवाई गई। इसमें से 10,500 नाबालिग बच्चे हैं और 5,000 लापता बच्चों को अब इस ऑपरेशन के जरिए तलाशा जाएगा। बीते साल पीएम ने जहां चमोली के माणा का दौरा किया था, वहीं अब 11 अक्टूबर को उनका गुंजी दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी का बॉर्डर इलाकों के प्रति लगाव दशकों से उपेक्षित इन इलाकों का कायाकल्प कर सकता है। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माणा का दौरा कर इसे भारत का पहला गांव करार दिया था। वहीं अब पीएम मोदी का दौरा पिथौरागढ़ के गुंजी में प्रस्तावित है। गुंजी सामरिक नजरिए से काफी अहम इलाका है। यहीं पर भारत, चीन और नेपाल का ट्राई जंक्शन भी मौजूद है। इसी इलाके से चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड भी गुजरती है। दो देशों के बॉर्डर पर पहुंचने के साथ ही पीएम मोदी आदि कैलाश और नारायण आश्रम के दर्शन भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी संगठन अभी से एक्टिव हो गया है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का एक प्रस्तावित कार्यक्रम हमको प्राप्त हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनके पिथौरागढ़ दौरे को भव्यतम स्वरूप दिया जाए, इस दृष्टि से मेरा आगमन हुआ। और जो जानकारी मिली है कि वो नारायण आश्रम में भी जाएंगे, तो नारायण आश्रम तक मेरा जाना हुआ। असल में ये इलाका सामरिक नजरिए से जितना अहम है, उससे कहीं ज्यादा इसका धार्मिक महत्व है। आदि कैलाश, ओम पर्वत, नारायण आश्रम और पार्वती ताल यहीं पर मौजूद है। मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद डबल इंजन की सरकार आदि कैलाश यात्रा को विकल्प बनाना चाहती है। गुंजी को पहले ही केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज में शामिल कर चुकी है। यही नहीं, स्वदेश दर्शन योजना के तहत यहाँ के विकास के लिए 75 करोड़ की धनराशि भी जारी की जा चुकी है। विपक्ष को भी उम्मीद है कि पीएम मोदी का गुंजी दौरा बॉर्डर के इलाकों को विकास के दौड़ में शामिल कर सकता है। प्रधानमंत्री जी अपनी शोकेसिंग जिस तरीके से भी करे, मुबारक हो। और पिथौरागढ़ आ रहे हैं क्योंकि मेरा घर गांव मेरे उसमें आ रहे हैं, तो मैं उनको स्वागत कहूँगा, क्योंकि गुंजी मेरे सपनों में हमेशा रहती। लिपुलेख रोड के जरिए ये इलाका पहले ही मुख्य धारा से जुड़ गया है। ऐसे में अगर पीएम मोदी इन धार्मिक स्थलों में पहुंचते हैं तो तय है कि आदि कैलाश, ओम पर्वत और नारायण आश्रम को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट और विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जल्द लौटते हैं।